ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी सारी कोशिशों के बाद आखिरकार नेहा ने दादी को सब कुछ बता दिया। जिस भी मोमेंट पर वो स्टक हो जाया करती थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था। उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी ही याद आती थी। आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया। दादी से बात करने के बाद उसने ऐसा डिसीजन ले लिया था जिसके बारे में वो अभी तक सोच भी नहीं रही थी। बड़े कॉरेज के साथ उसने आदित्य को लायर से मिलने का मैसेज कर तो दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन से हेजिटेशन गई नहीं थी। ये मैसेज उसने बड़ी मजबूरी में किया, क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई चारा नहीं था। उसे तो ये भी शक था कि जब भी कोई लायर इतने शॉर्ट नोटिस पर अवेलेबल नहीं था तो आदित्य कैसे मैनेज करेगा। लेकिन वो कुछ और सवाल इस बारे में खुद से करती कि उससे पहले ही उसके फोन पर आदित्य का मैसेज आ गया। यस, ऑफ कोर्स, आई एम ग्लैड दैट यू मेड दिस डिसीजन। लेट्स मीट टुमारो, सेम कैफ, मॉर्निंग 11 o'clock। ये मैसेज चुपचाप नेहा पढ़ रही थी। सुबह का मतलब था कि उसे अपने ऑफिस से लीव लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए इस वक्त ये काम प्रायोरिटी पर था। वैसे तो उसने सोचा था जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता वो पीहू को खुद से अलग नहीं करेगी, लेकिन लायर के सामने उसे ले जाना भी नेहा को ठीक नहीं लग रहा था। इन सभी थॉट्स पर अच्छे से सोचने के बाद नेहा ने डिसाइड किया कि वो कल स्कूल वालों से स्पेशली पीहू की प्रोटेक्शन को लेकर बात करेगी और ऑफिस से लीव लेकर लायर से टाइम से मिलने जाएगी। यहाँ आदित्य ने भी नेहा का मैसेज मिलते ही अपने लायर को रात कांटेक्ट कर लिया था। हर किसी की तरह उसका लायर भी बिजी ही था, लेकिन आदित्य जैसे बड़े आदमी के लिए तो बड़े से बड़ा लायर अपने सारे दूसरे काम छोड़कर उससे मिलने के लिए रेडी हो जाए। बिना इफ और बट के लायर ने सुबह 11 बजे की मीटिंग को फिक्स कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही नेहा बड़े ही फ्रेश माइंड और कॉन्फिडेंस के साथ रेडी हुई। पीहू के चेहरे पर तो कल के इंसिडेंट्स की कोई भनक भी नहीं थी। उस छोटी सी नादान बच्ची को तो एहसास भी नहीं था कि कल वो किस खाई में गिरने से बच गई। वो तो बिग अंकल की शैतानी समझकर सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन नेहा को सब याद था। उसने रोज की तरह पीहू को स्कूल के लिए रेडी करवाया और उसे ड्रॉप करने के लिए निकल गई। स्कूल जाने के लिए कैब में बैठने के बाद उसने अपने ऑफिस में अर्जेंट लीव का मेल किया। एक तरफ तो उसे ये टेंशन भी थी कि कहीं इस लीव की वजह से उसकी नौकरी पर कोई खतरा ना आ जाए, लेकिन वो करती भी क्या। हर तरफ से प्रॉब्लम्स में उसे ऐसा घेर लिया था कि उसे एक एक करके ही सब कुछ ठीक करना था। जैसा उसने सोचा था, स्कूल पहुंचकर उसने अपनी आंखों के सामने पीहू को उसके क्लास में जाते हुए देखा। इसके बाद उसने प्रिंसिपल से स्पेशली जाकर पीहू की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की। अपने फैमिली इश्यूज को कम शब्दों में समझाकर उसने ये क्लियर कर दिया कि स्कूल अथॉरिटीज को पीहू के लिए नेहा के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। वहां से निकलते ही नेहा को दादी का मैसेज आया। कुछ सोचा क्या डिसाइड किया? ये मैसेज पढ़कर नेहा के चेहरे पर एक सुकून की स्माइल आ गई। उसे फिर एक बार एहसास हो गया कि वो अकेली नहीं है। दादी को अपनी और पीहू की इतनी फिक्र करता देख नेहा को एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, जो इतने दिनों से उसकी लाइफ में मिसिंग था। घर जाते ही रेडी होकर लगभग 10 बजे के आसपास नेहा वापस कैफे जाने के लिए निकल गई। यहाँ आदित्य ने भी आज अपनी सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। मयंक, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क to do today. Just cancel all the meetings for today. बाकी सब देख लेना तुम, मुझे ऑफिस आने में आज लेट होगा। आदित्य ने रेडी हुए मयंक को कॉल पर सब कुछ समझा दिया। इस वक्त उसके पेरेंट्स राजीव और निर्मला भी शहर में नहीं थे।
इसलिए उसे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं थी कि अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने काम को कैंसिल करके ऐसा कहाँ जा रहा था जो उसके काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो भी आदित्य के लिए। पीहू के लिए वो ये सब क्यों कर रहा था, ये खुद आदित्य के लिए भी समझना बड़ा मुश्किल था। कई बार उसने इस मसले में सोचने की कारणों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसे नेचुरल समझकर उसने भी इस एक्सेप्ट पर कर लिया था। उसने मान लिया था कि जब कोई चीज आपको इतना सुकून दे तो उसके कारण को ढूंढने में समय जाया करना शायद कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। आर यू कमिंग? उसने निकलने से पहले एक बार फिर कंफर्मेशन के लिए नेहा को मैसेज करके पूछ लिया। वो जानता था कि ये डिसीजन लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा और ऐसे में उसका मूड न बदल जाए, इसलिए वो कंफर्म कर रहा था। यस। नेहा की तरफ से इस मैसेज को पढ़कर आदित्य के चेहरे पर जाने अनजाने में एक भीनी सी मुस्कान आ गई। आदित्य हमेशा की तरह इस बार भी कैफे में पहले पहुंच गया था। उसके कुछ ही देर के बाद नेहा भी वहां पहुंच गई। पिछले दिन की तरह इस बार भी वो लोग एक केबिन में बैठे हुए थे। हाय, नेहा को देखते ही आदित्य ने कहा और उसे बैठने के लिए इशारा किया। हाय, लायर नहीं दिख रहा है क्या? नेहा ने आते ही पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे अब उससे जरा भी और इंतजार नहीं हो रहा था। वैसे भी जिस प्रपोजल को कल उसने आदित्य के मुंह पर मना किया था, आज उसी के लिए उसी जगह पर वो फिर से उससे मिलने आ गई थी। इसके लिए उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ साफ नजर आ रहा था। वो पूरी तरह से आदित्य से ठीक से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि आदित्य उसको इसकी हरकत के लिए जज कर रहा होगा, पर वो नहीं जानती थी कि आदित्य जज तो जरूर कर रहा था, लेकिन सिर्फ उसे एप्रिसिएट करने के लिए। जिस कॉरेज के साथ वो अपने ही वर्ड के अगेंस्ट जाकर आज आदित्य से मिलने आई थी, वो आदित्य अच्छे से फील कर पा रहा था और अपनी बेटी के लिए नेहा का ये स्टेप देखकर आदित्य उसकी रेस्पेक्ट कर रहा था। वो बस आ रहे हैं। हाउ इज पीहू? वो ठीक है। आदित्य ने अपने दिमाग में चल रहे ढेर सारे थॉट्स को जरा साइड में रखते हुए नेहा से पूछा। आफ्टर ऑल, जब तक लायर नहीं आ जाता तब तक कैसे दोनों ऑकवर्ड होकर बैठे रहेंगे क्या? वो ठीक है, पर नेहा कुछ बोलते हुए रुक गई। पर क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? आदित्य ने इस बार नेहा की तरफ देखते हुए सीरियस होकर पूछा। पीहू से जुड़ी किसी भी बात को वो जरा भी लाइटली नहीं लेता था। हाँ, पर कल जो हुआ उसके बाद वो ठीक कैसे है मुझे भी नहीं पता, नेहा ने बताया। पहले तो वो ये बात आदित्य से नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब जब वो लायर से मिलने ही आ गई थी तो आदित्य के लिए भी सब कुछ सच जानना उतना ही इम्पोर्टेंट था। कल क्या हुआ ऐसा? इस बार आदित्य की आवाज में एक भारीपन था जिसमें पीहू के लिए फिक्र नेहा को साफ साफ सुनाई दे रही थी। नेहा ने सब कुछ आदित्य को बताया, जिसके बाद आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अपने एंजल के साथ इतना सब कुछ होते हुए देखकर उसे बड़ा हेल्पलेस महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीहू को जो कुछ भी सहना पड़ रहा है उसमें किसकी गलती है, नेहा की या दिनेश की या उसके वक्त की। वो कभी भी नेहा के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन अब उसकी फैमिली पीहू के लिए ट्रीट बनती जा रही थी, जो अब आदित्य बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाला था। उसे अब अच्छे से समझ आ गया था कि रातों रात नेहा ने अपना डिसीजन कैसे बदल लिया। वो अब अपना गुस्सा सही जगह पर सही तरीके से निकालना चाहता था। उसने सोच लिया था कि लायर की मदद से जिस भी एक्सटेंस तक जाना पड़े वो जाएगा, लेकिन पीहू पर कोई आंच नहीं आने देगा। हेलो गाइज, सॉरी आई एम लिटिल लेट। तभी अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला और वहां से एक नॉट सो यंग नॉट सो ओल्ड दिखने वाला एक आदमी अंदर आया। कद में थोड़ा लंबा था और सफेद शर्ट और काले कोट पहने वकील के लिबाज में पूरी तरह से वो प्रोफेशनल लग रहा था।
उसके बाल और दाढ़ी के कुछ बाल सफेद जरूर हो गए थे, लेकिन उसका एटीट्यूड वो काफी जोशीला और पॉजिटिव साउंड कर रहा था। हाय अंकुश, आदित्य ने उसे देखते ही कहा। अंकुश, दिस इज नेहा। नेहा, अंकुश, माई लायर। ही हैज गॉट द बेस्ट आइडिया एंड आर्गुमेंट्स। काफी सालों का एक्सपीरियंस है एंड 100% अचीवमेंट। आदित्य ने अपने लायर अंकुश और नेहा को एक दूसरे से मिलवाते हुए कहा। ऑब्वियसली सी बात थी कि नेहा का लायर पर ट्रस्ट बनाने के लिए आदित्य को उसका एक्सपीरियंस और रिजल्ट मेंशन करना जरूरी था। हाय अंकुश, नेहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उससे कहा। उसके लिए इस वक्त कुछ भी जानने से ज्यादा जरूरी ये था कि इस कंडीशन से पीहू को बाहर कैसे निकाला जाए। हाय, सो टेल मी व्हाट्स द केस? अंकुश ने बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। बात ऐसी है कि ये नेहा है और इसकी 5 साल की बेटी है पीहू। आदित्य ने अंकुश से पूछते ही नेहा के बोलने से पहले ही सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो अंकुश के सामने पहले ही कंटेक्स्ट रख देना चाहता था ताकि नेहा को कुछ बताने में दिक्कत ना हो। धीरे धीरे एक एक डिटेल्स के साथ आदित्य और नेहा ने मिलकर पूरी सिचुएशन अंकुश के साथ शेयर कर दी। अंकुश भी बड़ी गहराई के साथ उनकी बातें सुन रहा था और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को साथ ही साथ नोट भी करता जा रहा था। उनकी बात खत्म होने के बाद नेहा ने बड़ी उम्मीद के साथ कहा, मुझे इन सब का कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, इसलिए मैं आपका सजेशन चाहती हूँ। व्हाट डू यू सजेशन? आपको क्या लगता है हम ऐसा क्या करें कि पीहू को किसी भी तरह के डर से नहीं रहना पड़े, उसकी मेंटल हेल्थ पर कोई असर ना आए। उसने अभी तक वैसे भी बहुत कुछ सह लिया है। अब मैं नहीं चाहती इस केस के कारण उसकी लाइफ कहीं से भी हैम्पर हो, उसे किसी भी तरह से स्ट्रेस हो या फिर जो कुछ उसे इस उम्र में नहीं देखना चाहिए वो सब कुछ एक्सपीरियंस करे। आई सीरियसली डोंट वांट दैट। आई एग्री, हम सब जानते हैं कि ये केस वगैरह किस लिमिट तक ग्रिलिंग हो सकते हैं और हम दोनों ही ये नहीं चाहते कि पीहू पर इसका जरा भी असर पड़े। वो एक छोटी सी बच्ची है, उसके चाइल्डहुड पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट हमारा फ्यूचर होगा, which I also don't support। आदित्य ने बड़ी सीरियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अंकुश के सामने रखा। अंकुश चुपचाप कुछ सोचते हुए उन दोनों की बातों को सुने जा रहा था। अभी तक तो वो अच्छे से समझ गया था कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक बच्चे के लिए दोनों के स्वर एक ही थे। भले ही वो एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन इस बच्चे के थ्रू वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जो उनकी बातों से साफ साफ सुनाई दे रहा था। अंकुश अच्छे से समझ गया था कि करने को वो दोनों बहुत ही बड़े स्टेप उठा सकते थे, जैसे पुलिस के पास जाना, दिनेश पर केस करना, लेकिन पीहू की मेंटल हेल्थ और पीस के लिए दोनों कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ देर तक कई सारे एंगल पर विचार करने के बाद अंकुश ने कहा, हाँ, आई गेट योर पॉइंट्स। पीहू इज जस्ट 5 years old और उसके लिए तुम दोनों के अंदर जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज है, वैलिड भी है। किसी भी तरह से अगर तुम इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करोगे तो केस भी होगा और डेट्स भी लगेंगी, which is always an option for you guys। लेकिन जहाँ तक मैं तुम दोनों की बातों को समझ पा रहा हूँ, तुम लोग इन सब के बीच पीहू की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। वैसे भी मैंने अभी तक जितना कुछ भी सुना है, मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे की हालत अभी भी कुछ ठीक होगी, इसलिए आई हैव वन मोर ऑप्शन। अंकुश ने अपनी आखिरी लाइन बड़ी हेजिटेशन के साथ कही। नेहा और आदित्य की लाइफ में एक पीहू ही थी, जिसके लिए दोनों अपने बीच के सारे इश्यूज भूलकर एक दूसरे से मिल रहे थे। उनके लिए इस किसी भी बात से ज्यादा जरूरी थी पीहू की सेफ लाइफ, जिसमें वो दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन एंजॉय कर सके, उनकी तरह बिना डरे रह सके।
आज उसी के लिए साथ में दोनों ने पहला कदम उठाने की कोशिश की थी। अपने लायर अंकुश के सजेशन से नेहा और आदित्य पीहू को बचाने और उसके बेटर लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते थे। जिस तरह से उन लोगों ने अपना कंसर्न अंकुश के सामने रखा, अंकुश ने बहुत सोचने के बाद उन लोगों के लिए एक ऑप्शन सजेस्ट करने की कोशिश की। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अगर पुलिस के पास जाते हैं, जो कि बिल्कुल जा सकते हो, बिकॉज यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस, तो फिर बात कहीं रुकने वाली नहीं है। और अगर सामने वाली पार्टी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो कई तरह की मुश्किलें बढ़ा भी सकते हैं। एज यू आर ये सिंगल मदर, अंकुश ने उन्हें समझाते हुए कहा। उसकी बातें अब नेहा और आदित्य को कुछ कुछ समझ आ रही थी और कुछ कंफ्यूज कर रही थी। क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ बताइए। नेहा ने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते सीधा सवाल पूछ लिया। यही कि अगर इन सब से बचकर पीहू की मेंटल पीस और हेल्थ को एक्चुअली बनाए रखना है, उसकी नॉर्मल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं होने देना है, तो इन सब के अलावा भी फिर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, अंकुश ने कहा। वो बार बार नेहा और आदित्य की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था जो वो कहने वाला था उसके लिए वो दोनों रेडी थे। एंड व्हाट इज दैट ऑप्शन? आदित्य ने उसे बड़े ध्यान से देखते हुए पूछा। वो भी जानने को बेताब था कि ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जो पीहू के लिए बेस्ट होगा। हाँ, ओके, लेट मी टेल यू गाइज, आई थिंक पीहू नीड्स ए परफेक्ट फैमिली। अंकुश ने बड़े विश्वास के साथ नेहा और आदित्य को देखते हुए ये बात कही। व्हाट डू यू मीन? आई एम हर फैमिली, मैं हूं तो। नेहा ने झट से अंकुश को आगे कुछ कहने से रोकते हुए कहा। उसके दिमाग का कंफ्यूजन अब बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि अंकुश की बात सुनकर आदित्य भी सोच में पड़ गया था। आई मीन, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? सी, हमें लगता है कि एज ए सिंगल पेरेंट्स हम भी अपने बच्चों के लिए इनफ हैं। लेकिन बच्चे कहते नहीं, लेकिन उन्हें बचपन में हमेशा दोनों पेरेंट्स की नीड होती है। मोर ओवर, अगर तुम लोग शादी कर लेते हो तो तुम्हारे डैड मिस्टर दिनेश को तुम्हारे किसी और से शादी करवाने का मकसद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब ये मकसद खत्म, तो अल्टीमेटली पीहू के ऊपर से ये सारे थ्रेट भी खत्म हो जाएंगे, अंकुश ने कहा। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पीहू के साथ टर्म्स कैसे हैं, लेकिन जिस तरह से तुम उसके लिए कंसर्न हो, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट डैड फॉर हर। अगर हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारी फैमिली के सारे बेसलेस पर्पस अधूरे ही रह जाएंगे और पीहू को भी एक बेटर लाइफ मिल पाएगी, अंकुश ने इस बार आदित्य की तरफ देखते हुए कहा और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में अपना सजेशन उन लोगों के सामने रख दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस बात को वो इतनी आसानी से बोल गया था, उसे सुनना वहां बैठे दोनों लोगों ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। उसकी बात सुनने के बाद नेहा और आदित्य दोनों के ही चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। उनकी आंखें एकटक अंकुश को देखे जा रही थी और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अंकुश ऐसा सोच भी कैसे सकता है। व्हाट? नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, जिसके तुरंत बाद आदित्य गुस्से में बोल पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ लीगल सजेशन देने के लिए बुलाया था और तुम ये क्या कहे जा रहे हैं आप? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नेहा ने भी उसे घूरते हुए बोला। वो और आदित्य, जो सीधे मुंह एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते, बिना लड़े एक दूसरे के सामने खड़े भी नहीं रह सकते, उन्हें शादी करने के लिए अंकुश कर रहा था। नो वेज। आदित्य और नेहा दोनों ही इस सजेशन को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहते थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। हाय गाइज, कूल डाउन। आई नो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन तुम लोगों के पीहू को लेकर जो कंसर्न है, उस केस में यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सी इज अ किड, जस्ट ए 5 years old किड। और तुम लोग ये देख पाओगे या नहीं,
शी इज गोइंग थ्रू ए लॉट। अपनी मदर के लाइफ में प्रॉब्लम्स के कारण उसे जो भी फेस करना पड़ रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर हर चाइल्डहुड एट ऑल। और तुम लोगों का इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मेरे पास एक और आइडिया है, अंकुश ने नेहा और आदित्य को समझाते हुए बड़ी एक्साइटमेंट से कहा। नो मोर आइडिया प्लीज, मैं जा रही हूँ, वो मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कहकर नेहा ने अंकुश को शांत कर दिया और आदित्य को गुस्से में देखकर अपना बैग लेकर उठने लग गई। ओह वाओ, तो अब इसमें भी मेरी गलती है। एक तो मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पर लायर अरेंज किया, और अब जब उसका आइडिया ठीक नहीं लग रहा है तो वो भी मेरी गलती है। नहीं आना चाहिए तो क्यों आई? यू कैन गो। आदित्य ने भी इस बार नेहा को तनतनाते हुए जवाब दिया। एक तो अंकुश के सजेशन से वो पैनिक कर गया था और ऊपर से अब नेहा का गुस्सा। हाँ, दिख रहा है कैसा लायर अरेंज किया है तुमने, नेहा ने आदित्य को टॉन्ट मारते हुए कहा। उन दोनों की नोकझोंक के बीच में अंकुश कभी नेहा की तरफ देख रहा था तो कभी आदित्य की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके बहस के बीच में वो उसकी स्किल को क्यों ताना दे रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, आई कैन क्लियरली सी वाई आर नॉट दे रेडी टू गेट मैरिज। इतना कौन लड़ता है यार। ओके स्टॉप यू गाइज, जस्ट ब्रीथ फॉर ए सेकेंड। अंकुश ने इस बार दोनों के आर्गुमेंट को रोकते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि वो इस तरह से इंटरफेयर करे, लेकिन उन लोगों को देखकर लग नहीं रहा था कि वो लोग रुकेंगे भी। व्हाट नाउ, तुम यहाँ हमारी हेल्प करने आए हो या प्रॉब्लम बढ़ाने आए हो? टेल मी क्लियरली, आदित्य ने अंकुश से कहा। वो इतना भर चुका था कि किसका गुस्सा कहाँ निकाल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज का भी ऑप्शन है। ऐसे केसेज में कपल्स अपने टर्म्स और कंडीशन पर सिर्फ नाम का एक रिश्ता बना सकते हैं। उसमें सब कुछ ऑन पेपर रिकॉर्डेड होता है और किसी भी पार्टनर को प्रॉब्लम नहीं होती। तुम लोग जितने साल के लिए चाहो उसे बनवा सकते हो। इन दिस वे यू विल बी लीगल मैरिड। लेकिन तुम लोगों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम्हारी फैमिली भी चुप हो जाएगी और साथ ही तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी खत्म। अंकुश ने इस बार बड़ी सीरियसली अपनी बात समझाई। उसे थोड़ा भरोसा था कि शायद नेहा और आदित्य के केस में ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज का आइडिया वर्क कर जाएगा, लेकिन नेहा और आदित्य दोनों ही इस बात से कहीं से भी इम्प्रेस्ड नहीं थे। आदित्य तो फिर भी अंकुश के आइडिया को कम से कम सुन रहा था, लेकिन नेहा के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके लिए वहां बैठना कितना मुश्किल था। वो न ही अंकुश के किसी आइडिया से एग्री कर रही थी और न ही इस बारे में सोचना चाहती थी। नॉनसेंस, मुझे नहीं रुकना अब यहाँ, मैं जा रही हूँ, नेहा ये कहकर उठने लग गई। यस, इवन मुझसे भी ये नहीं होगा। आदित्य ने भी टेबल से अपना फोन उठाया और बाहर की तरफ चलने लग गया। दोनों के बाहर जाते ही अंकुश पीछे रह गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उन लोगों के लिए ये समझाना इतना मुश्किल क्यों है कि इस शादी के अलावा उनके पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है। नेहा जितनी स्ट्रेस्ड होकर उस कैफे में पहुंची थी, लेकिन उतनी सही तेजी से वहां से बाहर भी निकल रही थी। आदित्य के पास भी इस वक्त उसे रोकने का कोई रीजन नहीं था। बड़ी होप के साथ उसने अंकुश के साथ ये मीटिंग रखी थी, लेकिन शादी का आइडिया सुनकर वो भी इस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल नहीं था। नेहा ने अपने लिए फटाफट एक कैब बुक कर ली और आदित्य अपनी गाड़ी में बैठ गया था। पिछली बार की तरह इस बार ना दोनों ने एक दूसरे को जाते हुए देखा और ना ही बाय कहा। वो दोनों ही सिचुएशन से इतने नाराज थे कि उसकी गलती भी एक दूसरे में ही ढूंढ रहे थे। जहां नेहा को आदित्य का लायर स्टूपिड लग रहा था, वहीं आदित्य को नेहा का बिहेवियर। लेकिन एक थॉट था जो दोनों के मन में कॉमन चल रहा था, सिट, अब क्या करेंगे? लायर का ये आइडिया तो पूरी तरह से बेकार है, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और अगर कुछ नहीं कर पाए
तो पीहू के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कहीं कल की तरह फिर से पीहू पर कोई नहीं, आई कांट लेट दिस हैपन। ऑफिस जाते वक्त आदित्य के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था। उसके लिए इस शादी के बारे में सोचना जितना मुश्किल था, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट पीहू की केयर करना था। वही नेहा भी अपने अंदर चल रही टेंशन को दबाए चुपचाप कैब में बैठी हुई थी। उसके लिए तो आदित्य के पास हेल्प के लिए आना ही बहुत मुश्किल डिसीजन था। वो पहले से ही आदित्य से कोई फेवर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन लायर की बात ने तो इस पूरे थॉट पर ही पानी फेर दिया था। आदित्य से शादी करने का मतलब नेहा के लिए सिर्फ यही था कि वो अपनी और पीहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पर रख दे। कहाँ तो वो आदित्य से एक छोटी सी हेल्प लेने के लिए भी रेडी नहीं थी, और लायर उसे जिंदगी भर के लिए आदित्य से बनकर उसी पर डिपेंड होने की सलाह दे रहा था। नेहा के लिए इस डिसीजन को मना करने के पीछे एक नहीं कई कारण थे। वो पीहू के स्कूल जा रही थी उसे लेने के लिए, लेकिन मन ही मन उसके अंदर कई सारे विचार चल रहे थे। कैसे करूंगी ये सब? एक तो मेरे पास कोई लायर नहीं है, और ऊपर से ये जो मिला वो ऐसी बकवास बातें कर रहा है। अरे उसने सोच भी कैसे लिया कि दो अनजान रैंडम लोग शादी के लिए हाँ कर देंगे। माना कि हम दोनों के लिए पीहू इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे बचाने के लिए हम कोई रास्ता निकालेंगे। नॉट दिस स्टूपिड शादी। ओह गॉड, मैं यहाँ आई ही क्यों? दादी से बात करूँ क्या? नहीं, उन्हें तो ये आइडिया अच्छा ही लगेगा। आई एम श्योर ये बात पीहू को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो कूल अंकल के साथ रहने के लिए जीत पर उतर आएगी। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? आज तो ऑफिस से लीव ले ली है, लेकिन रोज रोज तो नहीं ली पाऊंगी। पीहू का स्कूल, उसकी सेफ्टी, ये सब कैसे मैनेज करूंगी मैं? नेहा खुद से ही बातें किए जा रही थी। सोच सोच कर उसने अपना सर पकड़ लिया था, जो अब सच में भारी हो गया था। थोड़ी ही देर बाद पीहू के स्कूल पहुंचकर नेहा आज पहली बार टाइम से उसे पिक करने चली गई थी। बड़ी पीहू ने जैसे ही स्कूल गेट की तरफ नेहा को खड़े देखा, जोर से चिल्लाते हुए बोली। नेहा दूर खड़े देख रही थी कैसे पीहू रोज की तरह बैग लटकाकर थके हुए चेहरे के साथ ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसे लगा था कि उसकी बड़ी रोज की तरह आज भी उसे शाम को लेने आएगी। स्कूल छूटने के लगभग 5 घंटे के बाद इतनी छोटी सी बच्ची को इतने घंटे एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो समझती थी कि बड़ी की लाइफ सॉर्टेड नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज जब उसने नेहा को इतने दिनों में पहली बार टाइम से स्कूल की छुट्टी के वक्त गेट पर खड़ा देखा, तो उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था। जिस तरह से उसने भागते हुए आकर नेहा को गले लगा लिया था, उस पल में नेहा को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा था। लायर अंकुश के आइडिया के बाद एक ही पल में नेहा और आदित्य दोनों ने अपना अपना रास्ता बदल दिया था। उन दोनों ने इस बारे में एक और बार भी सोचना जरूरी नहीं समझा। अंकुश का एक्सपीरियंस और समझदारी देखकर ही आदित्य ने उसे इतने इम्पोर्टेंट मसले को डिस्कस करने के लिए उसे बुलाया था। लेकिन शादी का नाम सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा लायर ऐसे सजेशंस दे रहे थे। वो ऑफिस तो पहुंच गया था, लेकिन आज उसका ध्यान काम पर नहीं कहीं और ही था। रह रहकर उसके दिमाग में अंकुश की बातें घूम रही थी। आखिरकार उसे भी तो फिगर आउट करना था कि अगर वो अंकुश को आइडिया को नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या। पीहू को बचाने का और क्या रास्ता हो सकता है। बार बार इस बारे में सोचकर आदित्य को ऐसा एहसास होने लगा जैसे उन लोगों ने अंकुश की बात पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है। वो अपने केबिन में बैठे बैठे खुद से ही कई सवाल किए जा रहा था। क्या अंकुश के आइडिया पर ना सोचकर हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, तुम भी क्या सोच रहे हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या मुझे कुछ भी डिसाइड करने से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज के बारे में पता करना चाहिए? ओह नो, कभी नहीं आदित्य, यू कांट थिंक
लाइक दिस। उसका दिमाग इतना कंफ्यूज हो गया था कि वो खुद को ही आइडिया देकर खुद ही उसे खारिज भी कर रहा था। ना तो वो अंकुश की बातों के बारे में सोचना चाहता था और ना ही उस पर से ध्यान हटाकर कुछ और सोच पा रहा था। यहाँ नेहा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बड़ी अक्कड़ से उसने अंकुश के इस आइडिया को बकवास कह तो दिया था, लेकिन कोई और ऑप्शन उसके दिमाग में भी नहीं आ रहा था। पीहू को गले लगाकर उसे ऐसा फील हुआ जैसे आज कितने दिनों के बाद उसे अपनी बड़ी की लाइफ में प्रॉब्लम्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उनके लिए 5 घंटे एक्स्ट्रा स्कूल में वेट नहीं करना पड़ेगा। आज पीहू को घर ले जाते समय उसके चेहरे की फ्रेशनेस देखकर उसे ऐसा लग रहा था, काश वो ये खुशी हर दिन उसके चेहरे पर देख पाती। काश उसकी लाइफ की दिक्कतें पीहू तक न पहुंचती। लेकिन वो ये जानती थी कि ये सब तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक उसकी फैमिली उसका पीछा नहीं छोड़ देती। बड़ी, आज आप जल्दी कैसे आ गए? पीहू ने कैब में बैठे बैठे नेहा से पूछा। आज वो जिस तरह से चहक रही थी वो आज वाकई अलग था। नेहा ये बात फील कर पा रही थी कि उसकी वजह से पीहू की लाइफ सच में इतने डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसे नॉर्मल रूटीन भी अब अलग लग रहा था। हाँ बच्चा, मैं आज ऑफिस नहीं गई थी ना, दूसरे काम से बाहर गई थी, इसलिए आपको लेने टाइम से आ गई मैं। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं कितने दिनों के बाद जल्दी घर जा रही हूँ ना बड़ी। थैंक यू, पीहू ने बड़ी खुशी के साथ कैब से बाहर देखते हुए कहा। उसकी इस बात ने नेहा के दिल को चीर दिया था। उसका गला भर आया था और जुबान पर एक भी शब्द नहीं था। अचानक से उसे ये महसूस होने लगा जैसे वो पीहू जैसी सयानी बच्ची की एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई। अपने दिक्कतों में वो इतना बिजी हो गई थी कि उसे दिखाई ही नहीं दिया पीहू को क्या कुछ सफर करना पड़ रहा था। आदित्य उसे बार बार समझा रहा था कि कोई भी डिसीजन सिर्फ पीहू को ध्यान में रखकर लेना चाहिए और वो क्या करना वही चाह रही थी। लेकिन आज वो जो ऑप्शन उसे मिला था वो किसी भी हालत में उसमें हान नहीं करना चाहती थी। वो पीहू को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, आई एम सो सॉरी बेबी, आपकी बड़ी आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही है। कितना भी कोशिश कर ले आपके लिए परफेक्ट लाइफ बना ही नहीं पा रही है। लेकिन आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। मैं ट्राई करूंगी कि आज जैसी खुशी आपके चेहरे पर हर रोज हो, ताकि आपको भी नॉर्मल लाइफ की आदत हो। बड़ी भले ही इस आइडिया के लिए हाँ नहीं कर रही है, लेकिन वो कोई ना कोई और रास्ता जरूर निकाल लेगी। यहाँ दिनेश के लिए अब चैन से बैठना बड़ा मुश्किल हो गया था। कल अपने प्लान के इतना करीब पहुंचकर भी उसे खाली हाथ बैठना पड़ रहा था। अभी तक तो उसने सोचा था कि पीहू उसके कब्जे में होगी और नेहा को वो अपने इशारों पर नचा पाएगा, लेकिन अफसोस इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया था। पीहू की स्मार्टनेस ने उसके मुंह पर जो जोरदार तमाचा लगा दिया था, जिसे बच्ची समझकर वो अपने चंगुल में फंसाना चाहता था, उसे ही पकड़ना आज उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। एक छोटा सा काम दिया था इन लोगों को, इनसे ये भी नहीं हुआ। दिनेश ने गुस्से में अपने आदमियों के बारे में मंजू से कहा। कल जिस तरह से पीहू बचकर निकल गई थी, ये सोच सोच कर दिनेश का दिमाग खराब हो रहा था। अब अगला प्लान कैसे बनाना है, कैसे उस बच्ची को किडनैप करना है, ये सोचकर उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं आप? कल से खाना भी नहीं खाया है आपने, ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा। एटलीस्ट आपको अपना ध्यान रखना होगा। और सच कहूँ तो मुझे हमेशा से ही पता था कि आपकी बेटी नेहा एक दिन ऐसे ही रंग दिखाएगी। आप ही ने उसे लाड़ प्यार करके सर पर बैठा रखा था, अब देख लिए नतीजा। मंजू ने एक बार फिर से मौके का सही फायदा उठाकर दिनेश के कान भरने शुरू कर दिए। एक तो वो पहले ही नेहा को बर्बाद करने की प्लॉटिंग में बिजी थी, ऊपर से मंजू के शब्द उसको ऐसा करने के लिए और प्रोवोक करते थे। मंजू, दिनेश ने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या मंजू,
ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। क्या हाल हो गया है आपका उस लड़की के चक्कर में, जरा देखिए तो। क्या चाहते हैं आप? यही ना कि उसकी शादी हो जाए, सबकी तरह उसका भी घर बस जाए। अरे अगर वो होती आदित्य की वाइफ तो हम थोड़ी उसकी जबरदस्ती मिस्टर अहलूवालिया से शादी करवाते। लेकिन वो कब तक बच्ची को लेकर अकेली ये लाइफ जिएगी? इसीलिए आप तो उसका भला ही सोच रहे हैं। मिस्टर अहलूवालिया ने उसे पसंद कर लिया, ये सोचकर तो उसे अपनी किस्मत सराहनी चाहिए। लेकिन वो मैडम है कि हवा में उड़ना बंद ही नहीं कर रही है। उसको क्या लगता है ऐसी कंडीशन में उसके लिए कोई राजकुमार आएगा क्या? मैं तो कहती हूँ मिस्टर अहलूवालिया उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और इस शादी से थोड़ा फायदा आपके बिजनेस को भी होता है, तो इसमें गलत क्या है? एक पिता होने के नाते क्या आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? उसे इतना भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो ऑलरेडी हमारा इतना नाम खराब कर चुकी है। उसके बावजूद आप उसके लिए इतना सोच रहे हैं, तो उसे खुश होना चाहिए, न कि बगावत पर उतरना चाहिए। मंजू ने बातों बातों में वो सब कह दिया जिसे सुनकर दिनेश को अपना किया बिल्कुल सही लगने लगा था। उसने पूरी कंडीशन को इस तरह से दिनेश को समझाई थी, ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे दिनेश बेस्ट डैड है और नेहा उसकी बिगड़ैल औलाद। जिस वजह से दिनेश नेहा से दूर हुआ था, उसी को आधार बनाकर मंजू बार बार उसके मन में नेहा के लिए कड़वाहट घोलने की कोशिश करती रहती थी। रह रहकर वो दिनेश को ये एहसास दिला देती थी कि एक पिता होने के नाते वो नेहा के साथ कुछ भी कर सकता था, वो भी पूरे हक के साथ। फिर वो चाहे उसे ब्लैकमेल ही करना क्यों न हो। दिनेश मंजू की बात पर कोई जवाब देता कि उससे पहले उसका फोन बज गया। मिस्टर अहलूवालिया, ये क्यों कॉल कर रहे हैं? दिनेश ने अपने फोन की तरफ देखा और परेशान होकर मंजू से कहा। उठाओ और बात करो, आई एम श्योर वो नेहा के बारे में अपडेट मांगेंगे, मंजू ने कहा। इससे पहले कि मिस्टर अहलूवालिया का कॉल बज कर कट जाता, आखिरी घंटी पर दिनेश ने बड़ी हिम्मत के साथ उनका कॉल उठा ही लिया। हेलो मिस्टर अहलूवालिया, कैसे हैं आप? दिनेश ने अपनी आवाज से सारी चिंता हटाते हुए बड़े ही फेक अंदाज में पूछने की कोशिश की। अरे दिनेश, तुम तो गायब ही हो गए उस दिन के बाद। ना कोई कॉल, ना कोई खोज खबर। आई होप एवरीथिंग इज वेल, मिस्टर अहलूवालिया ने दिनेश से हंसते हुए पूछा। उसकी टोन से दिनेश साफ साफ समझ पा रहा था कि वो क्या जानना चाहते थे। अरे हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स गुड। दिनेश ने बड़ी चालाकी से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर अहलूवालिया भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। दिनेश की लड़खड़ाती आवाज सुनकर ही वो समझ गए कि वो कुछ तो छुपा रहा था। हाँ चलो अच्छा है, सब ठीक ही रहना चाहिए, वरना तुम तो जानते हो कि इन्वेस्टमेंट का क्या है। आज तुम्हारी कंपनी में, कल किसी और की कंपनी में हो जाए। मिस्टर अहलूवालिया ने हंसते हंसते दिनेश को याद दिला दिया था कि अपनी कंपनी में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे एक डील साइन की है जिसकी कीमत है नेहा। उनका ये इशारा दिनेश बड़ी बखूबी समझ गया था। अरे नहीं, सब अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा। बाकी खुशखबरी तो आपको कुछ दिनों के बाद मैं देने आ ही जाऊंगा। दिनेश ने बात को कवर अप करने के लिए फिर एक झूठ बोल दिया। वो जानता था कि अगर मिस्टर अहलूवालिया को गलती से भी उसके और नेहा के बीच टसन के बारे में पता चल गया, तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि नेहा कभी अपनी मर्जी से इस शादी के लिए रेडी नहीं होगी और उन्हें ये डील कैंसिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे तुम तो घबरा गए। मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे नेहा से कुछ बात हुई क्या? क्या लगता है क्या बोलेगी वो? इस बार मिस्टर अहलूवालिया ने बिना बात को घुमाए सीधे अपने मतलब की बात दिनेश से पूछ ली। दिनेश उनका सवाल सुनकर हक्का बक्का रह गया था। वो मंजू की तरफ देखे जा रहा था, जिसके बाद उसने फिर झूठ बोलते हुए कहा, हाँ हुई है ना बात, इनफैक्ट चल ही रही है। आप चिंता मत करिए, मैं वो सब संभाल लूंगा। चलो अच्छा है, आई होप अगली बार मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुझे कॉल करोगे और गुड न्यूज ही दोगे, मिस्टर अहलूवालिया ने कहकर फोन रख दिया।
दिनेश समझ गया था कि उनकी ये आखिरी लाइन किसी धमकी से कम नहीं थी। उनसे डील के बारे में बात किए काफी दिन हो गए थे और अभी तक नेहा की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस तो छोड़ो, वो सुनने को भी तैयार नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे जो करना होगा जल्दी करना होगा। वो अब ज्यादा देर मिस्टर अहलुवालिया को वेट नहीं करवा सकता था, क्योंकि एक बार अगर वक्त के साथ उनका शक बढ़ता चला गया तो सच छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आदित्य के लिए भी आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक था। उसने काम भले ही ज्यादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे थकान महसूस हो रही थी। अंकुश के साथ मीटिंग के बाद आज पूरा दिन उसका ध्यान डाइवर्ट था। जनरली उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता था। वो चाहकर भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था और यही वजह थी कि दिन के एंड में उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। ऑफिस से निकलकर जैसे ही वो घर पहुंचा, वहां एक और सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही उसके मुंह से निकला, मॉम डैड आप लोग। निर्मला और राजीव किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे और आज बिना बताए ही आदित्य को वापस आ गए थे। उनका आइडिया आज अपने बेटे को सरप्राइज करने का था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज आदित्य का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। यस, हमने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दे दे, इसलिए हम बिना बताए आ गए। निर्मला के पास आकर आदित्य को हग करते हुए कहा, पर आप लोग तो एक वीक बाद आने वाले थे। आदित्य ने बड़े डल तरीके से अपने डैड को हग करते हुए पूछा। उसकी थकान और पीहू को लेकर स्ट्रेस अब उसके चेहरे से भी झलकने लगा था। हाँ, पर हमारा काम हो गया इसलिए हम जल्दी आ गए, राजीव ने निर्मला को देखते हुए बड़ी शैतानी अंदाज में कहा। अपने डैड के ये हंसी देखकर आदित्य को जरा अजीब लगा और उसने पूछ लिया, ऐसा क्या काम था आप लोगों को? अरे बेटा, तेरी शादी, निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा की तरह आदित्य ने भी अंकुश के आइडिया को पूरी तरह से डिस्कार्ड तो कर दिया था, लेकिन रह रहकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अब पीहू का क्या होगा। बिना लायर के नेहा कैसे अपने डैड की धमकियों से पीहू को बचा पाएगी। पूरा दिन उसका इसी टेंशन में बीता था और जैसे ही उसने अपने घर पर कदम रखा, उसके पेरेंट्स उसे सरप्राइज करने के लिए खड़े हुए थे। वो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। ये पूछने का ना तो आदित्य को समय मिला और ना ही किसी ने उसे बताया, लेकिन अब राजीव के मुंह से कुछ अनोखा सुनकर आदित्य के तो होश उड़ गए थे। क्या 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 आप क्या बोल रहे हैं डैड? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। अरे आप भी ना, तेरे डैड कुछ भी कहते हैं, तू आ ना, बैठ पहले आराम से। निर्मला ने इशारे से राजीव को चुप करा दिया। आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उसे हॉल के सोफे पर बैठाने की कोशिश की। मॉम, ये क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या? हो क्या रहा है? ये डैड क्या कह रहे थे अभी? शादी? किसकी शादी? आदित्य को अब तक अंदाजा हो चुका था कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ न कुछ तो छुपा रहे थे। उसे इतना सवाल करते हुए देखकर निर्मला समझ गई थी कि उससे अब और सच नहीं छुपाना चाहिए। उसने राजीव को इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। देख बेटा, मैं और तेरे डैड दिल्ली गए थे। क्यों? आदित्य ने तुरंत पूछ लिया। मिस्टर मेहरा से मिलने, राजीव ने बताया। कौन मिस्टर मेहरा? आदित्य ने पूछा। अरे मिस्टर मेहरा, तेरे पापा के क्लोज फ्रेंड। तो भूल कैसे गया? निर्मला ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो जानती थी कि आदित्य काम में इतना बिजी रहता था कि कई बार तो अपने दूर के रिश्तेदारों को भी भूल जाता था, और फिर ये तो उसके डैड के फ्रेंड थे। उन्हें याद रखने का अभी तक आदित्य के पास कोई रीजन नहीं था। हाँ तो मॉम, साफ साफ बताओ ना, आदित्य ने इस बार थोड़ा इरिटेट होकर पूछा। उसके मन में पहले से ही 100 परेशानियां चल रही थी और अब अपने मॉम डैड की पहेली जैसी बातें सुनकर उसका स्ट्रेस और बढ़ रहा था। तो यही कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम और महक एक दूसरे से मिल लो। महक मिस्टर मेहरा की बड़ी बेटी है
और MBA करके एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। हम बड़ों की राय थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे। बस इसी सिलसिले में मैं और राजीव दिल्ली गए थे मिस्टर मेहरा और उनके बेटी से मिलने, निर्मला ने बताया। ये सुनकर आदित्य का शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मॉम डैड सच में उसकी शादी की बात करके आ गए थे। एक तरफ वो यहाँ शादी से दूर भाग रहा था और दूसरी तरफ ये सब। वो अचानक से गुस्से में खड़ा होते हुए बोला, What are you saying, मॉम? आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और आप सीधे उनसे मिलने गए। सीरियसली मॉम? अरे पर हमने कुछ फाइनल थोड़ी किया है। ऑफ कोर्स हम तुमसे पूछने वाले थे और तुम्हारे कहने पर ही आगे कुछ डिसाइड करते। राजीव ने आदित्य का बढ़ता गुस्सा देखकर उसे समझाते हुए कहा। सीरियसली डैड, और ये सब आप कब करने वाले थे? जब वहां से रिश्ता फाइनल हो जाता तब, आदित्य ने कहा। हमने तो तुझे बताया था इस रिश्ते के बारे में, पूछा था तुझसे, पर तुझे टाइम कहाँ मिलता है इन सब के बारे में सोचने का, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। और देख बेटा, हम तो सिर्फ उनसे ऐसे ही मिलने गए थे। महक भी बहुत स्मार्ट लड़की है, तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी कुछ नहीं करेगा। यू नो डेट राइट। निर्मला ने आदित्य को शांत करने के लिए उसके हाथों को पकड़कर सहलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके मन में ऑलरेडी कितनी टेंशन चल रही थी। थैंक्स फॉर टेलिंग दिस मॉम, आई डोंट वांट एनी मोर डिसीजन ऑन दिस। आदित्य ने इतना ही कहते ही अपना कोट और फोन उठाया और वहां से सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसे यूं नाराज होकर जाता देख निर्मला और राजीव के चेहरे से भी सारी खुशी गायब हो गई थी। उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि आदित्य इस बात पर इस तरह से रिएक्ट कर देगा। आई थिंक ही नीड टाइम्स, राजीव ने आदित्य को अपने रूम में जाते हुए देखकर कहा। हाँ, मुझे लग रहा है बात कुछ और है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बात से परेशान है, निर्मला ने कुछ सोचते हुए कहा। अपने बेटे आदित्य को वो सबसे अच्छे से जानती थी और एक माँ होने के नाते उन्हें यह समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि आदित्य के इरिटेशन और इस गुस्से के पीछे की वजह सिर्फ ये शादी नहीं है। यहाँ आज पीहू समय से अपने घर आकर बेहद खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों के बाद उसकी छुट्टी हुई है। नेहा भी उसे इस तरह चहकता देखकर काफी खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अगले दिन की टेंशन खाई जा रही थी। आज तो जैसे तैसे करके नेहा ने पीहू के दिन को नॉर्मल कर दिया था, लेकिन कल का क्या? कल से ये सब कैसे पॉसिबल होगा? कैसे ला पाएगी वो पीहू के चेहरे पर इतनी खुशी फिर से? उसके इतना सब कुछ सोचते रहने से उसका सर अब काफी हेवी हो गया था। अंकुश के दिए सजेशन पर वो सोचना नहीं चाहती थी और उसके अलावा वो और कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। इस कसमकस के चलते उसके चेहरे पर इतनी टेंशन छा गई थी कि आखिरकार पीहू को पूछना ही पड़ गया। बड़ी, आर यू ऑल राइट? कुछ हुआ है क्या? आप क्या सोच रहे हो? नेहा उसकी तरफ बड़ी शांति से बस देखे जा रही थी। कभी कभी तो उसकी बातों में छुपी समझदारी देखकर नेहा को अचंभा हो जाया करता था। अपनी बेटी को उम्र से पहले बड़ा होता देखकर नेहा की चिंता अब बढ़ती जा रही थी। पीहू को खुद के लिए कुछ फील नहीं होता था, वो कभी अपनी जिद एक्सप्रेस नहीं करती थी, लेकिन नेहा के चेहरे की उदासी उसे झट से नजर आ जाती थी। जिस उम्र में उसे दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए थी, उस उम्र में वो अपनी बड़ी की प्रॉब्लम्स की वजह से उलझी हुई थी। अपनी 5 साल की नन्ही सी बच्ची को इतना बड़ा बनता हुआ देख पहले नेहा को उस पर प्राउड फील होता था, लेकिन अब उसे उसकी फिक्र होती है। उसे लगने लगा था कि जाने अनजाने में वो अपनी ही बेटी का बचपन छीन रही थी। वक्त से पहले उसे इतना सयाना होता देखकर नेहा को सेल्फिश फीलिंग आ रही थी। वो पीहू के सवाल का जवाब तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसके उतरे हुए चेहरे ने बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया था। पीहू नेहा को इतना शांत देखकर कुछ कहने ही वाली थी, पर तब तक एक बार फिर दरवाजे पर किसी की आहट हुई। इस वक्त नेहा ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 9 बजे हुए थे। कुछ देर
वो दरवाजे की ओर देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि कौन आया होगा। पिछली बार की तरह इस बार जोर जोर से खटखटाहट की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो नेहा को खतरा जरा कम महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी पीहू को डोर खोलने के लिए आगे नहीं भेजना चाहती थी। उसने पीहू को अपने पीछे किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लग गई। कौन आया है बड़ी? इतनी देर में पीछे से पीहू ने पूछ लिया। देख रही हूँ बेटा, आप अंदर जाओ। स्टोरी बुक निकालो, बड़ी आ रही है, नेहा ने बिना पीछे पलटे कहा। ओके, मैं आपका फोन लेकर जा रही हूँ, मुझे कुछ देखना है, पीहू ने कहा और डाइनिंग टेबल पर रखा नेहा का फोन उठाकर अंदर वाले कमरे में चली गई। यहाँ हॉल में नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। अपने पिता को फिर एक बार घर के दरवाजे पर खड़ा देखकर नेहा को वो दरवाजा तुरंत बंद कर देने के अलावा कुछ और समझ नहीं आया। उसने दिनेश को देखते ही दरवाजा पूरी ताकत से उसके मुंह पर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ खड़े गुंडों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उन्हें उसकी दुगुनी ताकत से नेहा के हाथ को रोक दिया था, जिसके बाद नेहा उन तीनों को घर के अंदर आने से रोक नहीं पाई। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या चाहिए आपको? हाँ, अभी की अभी यहाँ से दफा हो जाइए। नेहा ने अपना हाथ उनमें से एक गुंडे के हाथ से छुड़ाते हुए चिल्लाकर बोला। नेहा की इतनी तेज आवाज सुनकर पीहू अंदर कमरे से ही समझ गई थी कि बाहर कुछ ठीक नहीं है। अभी भी पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए? पिछली बार बड़े ही साफ साफ शब्दों में मैं समझा के गया था, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। आई गेस वो तो छोड़ो, तुम्हें तो अपनी बेटी की भी कोई फिक्र नहीं है। स्कूल में क्या हुआ उसके साथ, इतनी जल्दी भूल गई तुम? दिनेश ने अहलुवालिया के कॉल के बाद ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से नेहा को इस शादी के लिए मना कर रहेगा। अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के लालच में वो इतना अंधा हो गया था कि अब वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार था। डरा के, धमका के या फिर पीहू को सच में किडनैप करके किसी न किसी तरह से वो नेहा को झुकाना चाहता था, और आज उसी मकसद को पूरा करने वो फिर एक बार नेहा के घर आ पहुंचा। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ये सब करने की? लीव, जस्ट लीव फ्रॉम हियर आई सेड, नेहा ने चिल्लाते हुए कहा और उन्हें बाहर की तरफ जाने का इशारा किया। लेकिन आज दिनेश यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया था। अभी तक तो उसे लग रहा था कि शायद नेहा उसकी धमकियों से डरकर इस शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन अहलुवालिया से खुद धमकी सुनने के बाद अब दिनेश से और इंतजार नहीं हो रहा था। उसका अंधापन इतना बढ़ गया था कि आज वो खुद ही अपने हाथों से पीहू को नेहा से अलग देना चाहता था। वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे से बात ना कर, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं जो कह रहा था उसमें जरा भी झूठ नहीं था। जाओ, पीहू को उठा कर लाओ, दिनेश ने अपने साथ खड़े दोनों गुंडों को अंदर कमरे की तरफ भेजते हुए कहा। ये देखकर नेहा के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए थे और धड़कनें तेज हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों को पीहू तक पहुंचने के लिए कैसे रोके, इसलिए उसने सबसे पहले उन लोगों का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों की ताकत के आगे नेहा का कोई जोर नहीं चला। उसने बड़ी हड़बड़ाहट में अपने फोन के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत पुलिस की थी, क्योंकि कुछ भी करके उसे पीहू को इन आदमियों से बचाना था। लेकिन टेबल पर उसका फोन न होने के कारण नेहा और ज्यादा पैनिक कर गई। उसे अचानक से याद आया कि फोन तो पीहू अंदर लेकर गई थी। इस वक्त वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। न अकेले वो उन दोनों आदमियों को पीहू के पास जाने से रोक सकती थी और ना ही बिना फोन के पुलिस से हेल्प ले सकती थी। क्यों कर रहे हैं आप ये? आप इतने लालची हो गए हैं कि आपको अपनी बेटी, अपनी नातिन कोई दिखाई नहीं देता? सीरियसली, अरे रोकिए इन्हें, वो एक छोटी सी बच्ची है। नेहा ने आखिरी ऑप्शन देखते हुए अपने पिता दिनेश से गुहार लगानी शुरू कर दी। उसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं रोकूं क्या?
अरे इन्हें तो तुम भी रोक सकती हो, बस एक छोटी सी हाँ कहनी है, फिर हम भी अपने घर जाएंगे और तुम भी चैन की नींद सोना। दिनेश ने टूटती हुई नेहा को देखकर बड़ा मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक से कमरे के अंदर पहुंच गए उसके आदमियों की आवाज आई। सर, बच्ची तो यहाँ नहीं है। ये सुनकर दिनेश चौंक गया था। नेहा भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये कैसे पॉसिबल है। क्या कह रहे हो? दिनेश ने चिल्लाते हुए कमरे के अंदर गया, लेकिन वहां वाकई कोई भी नहीं था। नेहा खुद भी कमरे के कोने कोने और बेड के नीचे वाले स्पेस को अच्छे से चुपचाप खड़े देख रही थी, लेकिन पीहू कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये क्या बकवास है? पीहू कहाँ है? दिनेश ने कमरे में पीहू को ना देखकर गुस्से से नेहा की तरफ देखकर पूछा। एक तरफ तो नेहा पीहू को वहां ना देखकर रिलैक्स्ड थी, लेकिन दूसरी ही तरफ वो ये भी सोच रही थी कि आखिर पीहू गई कहाँ। उसने खुद अपनी आंखों के सामने उसे अंदर कमरे में भेजा था, तो फिर वो कहाँ गायब हो गई थी? जहां थोड़ी देर पहले तक नेहा चिल्ला रही थी और दिनेश चुपचाप सुन रहा था, वही एक ही पल में पासा पलटता हुआ नजर आ रहा था। दिनेश चिल्ला चिल्लाकर पीहू के बारे में पूछ रहा था, लेकिन नेहा शांत खड़ी थी। वो समझ गई थी कि पीहू ने फिर एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़ी बखूबी किया था। रूम के अंदर ही जो वॉशरूम था उसका दरवाजा बंद था, और नेहा को यह देखकर समझने में जरा भी समय नहीं लगा कि हो न हो पीहू ने वही तरकीब काम में ली थी जो स्कूल में काम आई थी। तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, पीहू कहाँ है? दिनेश ने इस बार नेहा को डराने के लिए और जोर से चिल्लाते हुए बोला, लेकिन नेहा की नजरें एक भी पल के लिए झुक नहीं रही थी। तभी बाकी दोनों आदमियों में से एक ने बोला, सर, मुझे लगता है बच्ची बाथरूम में छुप गई है। ये सुनते ही नेहा फिर से बेचैन हो गई। उसे डर लगने लगा था कि कहीं किसी तरीके से वो लोग मिलकर ये दरवाजा न तोड़ दे। वो उन्हें रोकती कि उससे पहले दिनेश ने उन्हें ऑर्डर दे दिया। तो देख क्या रहे हो? तोड़ दो दरवाजा और निकालो बच्ची को बाहर। मैं भी तो देखूं आज वो कैसे बचती है हम लोगों से। दिनेश ने नेहा को घूरते हुए बोला। आज उसने सोच लिया था कि कुछ भी करके उसे अपनी ही बेटी का गुरूर तोड़ना है, ताकि वो अहलुवालिया से डील करने के लिए मजबूरन हाँ कर दे। ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, रुक जाओ। नेहा ने उन आदमियों का हाथ खींचकर उन्हें एक बार फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो उनकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। न उसके पास कोई फोन था और न ही आसपास में कोई पड़ोसी जो उसकी मदद कर सके। एक पल को अपनी बेटी पर बढ़ता खतरा देखकर उसके मन में ख्याल आया कि वो दिनेश को हाँ कह दे, लेकिन अगले ही पल उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट ने उसे रोक दिया था। वो जानती थी कि मिस्टर अहलुवालिया से शादी करना किसी भी एंगल से सही डिसीजन नहीं होगा। उस जैसे कैरेक्टरलेस इंसान की तो परछाई भी नेहा पीहू पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। जहां उसके दिमाग में कई अलग अलग तरह के कंडीशंस घूम रही थी, वहीं उन आदमियों ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़ने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। पूरा घर छान लेने के बाद अब सब श्योर हो चुके थे कि हो न हो पीहू अंदर वॉशरूम में ही छुपी बैठी है। कैन यू प्लीज स्टॉप? नेहा चीखती चिल्लाती हुई बस उन्हें रोकने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से डोर बेल की आवाज आई। बेल की आवाज सुनते ही नेहा के दिल में एक उम्मीद जाग गई। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि वहां जो कोई भी होगा उसकी मदद जरूर करेगा। वहीं दिनेश और उसके आदमियों की हालत टाइट हो गई थी। वो लोग तो जानबूझकर ऐसे समय पर आए थे जिस वक्त नेहा के घर के आसपास कोई भी न रहे। तो फिर अचानक से यहाँ कौन आ गया था? ये दिनेश को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। नेहा सीधे बाहर की ओर भागी और वहां देखा तो उसने दौड़ते हुए कदम अपने आप वहीं रुक गए। आदित्य, नेहा के मुंह से चौंकते हुए निकला। आज पहली बार उसे अपनी आंखों के सामने देखकर नेहा के दिल को सुकून मिल रहा था।
वो जानती थी कि उनके बीच भले ही 1000 लड़ाइयाँ हों, लेकिन पीहू को बचाने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। नेहा, पीहू कहाँ है? इज शी राइट? आदित्य ने घबराते हुए तुरंत नेहा के पास आकर पूछा। उसे देखकर नेहा को अचानक से इतनी हिम्मत मिल गई थी कि अब उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो सिर्फ अपना हाथ उठाकर अंदर वाले कमरे की ओर इशारा कर पा रही थी। आदित्य उसकी हालत देखकर ही समझ गया था कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। बिखरे बाल, गीले गाल, आंखें लाल, ये सब साफ कह रही थी कि नेहा कितनी देर से अपनी बेटी को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। बिना कुछ और पूछे इस वक्त आदित्य सीधे अंदर की तरफ भागने के लिए मुड़ा कि वहां से दिनेश को आता हुआ देखकर वो रुक गया। तुम यहाँ? आदित्य को सामने देखकर दिनेश की भी बोलती बंद हो चुकी थी। जिससे बिजनेस की लालच में दिनेश ने कई बार मिलने का सोचा, वो आज साक्षात उसके सामने खड़ा था। लेकिन आज कंडीशन इतनी अलग थी कि दिनेश चाहकर भी उसे इम्प्रेस नहीं कर सकता था। आदित्य को देखते ही दिनेश के इशारे पर उसके आदमियों ने वॉशरूम के दरवाजे पर अपना जोर आजमाना बंद कर दिया। जी हाँ, मैं यहाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसकर पीहू को किडनैप करने की? आदित्य ने दिनेश की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। दिनेश को यकीन नहीं हो रहा था कि पीहू के लिए अचानक से आदित्य यहाँ कैसे आ गया था। आखिर उसे पता कैसे चला कि वो लोग पीहू को किडनैप करने नेहा के घर पहुंच गए हैं? ये सवाल सिर्फ उसके नहीं बल्कि नेहा के भी मन में आ रहा था। लेकिन इस वक्त आदित्य का आना उसे भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं लग रहा था। इसलिए बिना कुछ पूछे वो अभी सिर्फ पीहू को बचाना चाहती थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस उससे मिलने आया था। आखिरकार वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, मैं उसे किडनैप क्यों करूंगा? आदित्य को देखते ही दिनेश के सुर अचानक से बदल गए थे। नेहा को ये देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि जो इंसान अपने बिजनेस के लालच में अपनी ही नातिन को किडनैप कर सकता है, वो आदित्य से झूठ बोलकर उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा भी कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आदित्य कोई दूध पीता बच्चा नहीं, बल्कि एक बहुत सेंसिबल और स्मार्ट बिजनेसमैन था। उसे तो पहले दिन से नेहा और परिवार के बीच की कड़वाहट दिखाई दे रही थी। मुझे अगर आप बेवकूफ समझने की गलती कर रहे हैं तो ऐसी भूल आप बिल्कुल मत करिएगा। मैं जरूर यहाँ अकेला आया हूँ, लेकिन पुलिस को बुलाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आदित्य ने बड़े ही साफ शब्दों में दिनेश को समझा दिया कि नेहा और पीहू अकेले नहीं है। दिनेश अपनी सफाई में कुछ और कह पाता कि उससे पहले ही आदित्य अंदर कमरे में गया और वॉशरूम के दरवाजे के पास जाकर धीरे से बोला, पीहू, माय एंगल। अपने कूल अंकल की आवाज सुनते ही पीहू ने झट से दरवाजा खोल दिया और आदित्य को गले लगाते हुए कहा, कूल अंकल। उसे अपनी कमर से लिपटा हुआ देखकर आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बड़े प्यार से पूछा, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर इन लोगों ने बड़ी को बहुत परेशान किया। देखो वो कितना रो रही है। पीहू ने अपने बचकाने अंदाज और कम शब्दों में ही आदित्य को यहाँ हुई पूरी कहानी बयान कर दी। उन दोनों के बीच इस तरह की बातचीत होता देखकर दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। अभी तक तो वो और उसका परिवार श्योर हो चुके थे कि नेहा और आदित्य के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पीहू को इतना है उसके करीब देखकर दिनेश को कहानी कुछ और ही नजर आ रही थी। अचानक से पीहू को सेफ्टी आदित्य के साथ देखकर नेहा के मन में इतना बड़ा बोझ उतर गया था कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे इस हालत में देखकर आदित्य की भी नजरें उस पर से नहीं हट रही थी। एक बार फिर उसे एहसास हो गया था कि नेहा क्या कुछ सह रही थी अपनी लाइफ में। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम तो यहाँ बस। मौके का फायदा उठाते हुए दिनेश ने आदित्य को समझाने की कोशिश की। उसका बढ़ता गुस्सा और पीहू के साथ इतना करीबी रिश्ता देखकर वो समझ चुका था कि आदित्य के सामने उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। नॉट ए सिंगल वर्ड मोर, मिस्टर दिनेश।
अगर आप चुपचाप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो यहाँ से अभी के अभी निकल जाइए और दोबारा मुड़ कर भी इस घर की तरफ मत देखिएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो आई विल मेक श्योर कि आपकी फैमिली आपसे जिंदगी भर जेल में मिलने आए। उसकी करारी आवाज में ये धमकी सुनकर दिनेश कांप उठा था। वो जानता था कि अगर आदित्य जैसे नामी इंसान ने एक भी पुलिस कंप्लेन कर दी तो उसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी बेटी को कमजोर समझकर इतनी देर से जितनी अकड़ वो दिखा रहा था, आदित्य को देखकर वो सब एक ही बार में धराशायी हो गई थी। अरे पर दिनेश कुछ कहने ही वाला था कि नेहा इस बार बोल पड़ी। सुनाई नहीं दिया आपको? निकलिए यहाँ से अभी के अभी, और तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। उसने दिनेश के पीछे खड़े दोनों आदमियों को घूरते हुए कहा। हाँ कुल अंकल, निकालो जल्दी इन्हें यहाँ से। ये बार बार बड़ी को परेशान करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। बैड लॉन्ग। पीहू ने उन दोनों आदमियों को मुंह चिढ़ाकर कहा। उसकी इस हरकत से उन आदमियों के साथ दिनेश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आदित्य के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे शांत करा सके। लगता है आपको पुलिस देखकर ही समझ आएगा कि मेरा क्या मतलब है। कहकर जैसे ही आदित्य ने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, दिनेश घबराकर बोल पड़ा। अरे नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, चलो जी। उसने अपने आदमियों को बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा और खुद भी बाहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जाते जाते वो नेहा के पास आकर कुछ सेकंड के लिए रुका और धीरे से कहा, जो मैंने कहा है उस पर सोच लेना। ये आदित्य जैसे तो आज है कल नहीं, लेकिन अपनी बेटी की सेफ्टी तुम्हें ही देखनी है। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। नेहा को यह सुनकर डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन दिनेश को अपने पिता के रूप में देखकर उस पर शर्म जरूर आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इंसान इतना स्पिरिटलेस कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले तक जिसकी जुबान भी आदित्य के सामने लड़खड़ा रही थी, वो धीरे से ही सही, लेकिन जाते जाते भी अपनी बेटी को डराने का मौका नहीं छोड़ रहा है। उन लोगों के वहां निकलते ही नेहा अपने पीछे रखी चेयर पर सर पकड़कर बैठ गई। उसे इस हालत में देखकर आदित्य चुपचाप खड़ा था। एक्चुअली तुम्हारा फोन पीहू के पास था शायद। बाहर इन लोगों की आवाज सुनते ही वो अंदर वॉशरूम में चली गई, जहां से उसने सीधा मुझे फोन किया और सब बता दिया। आदित्य ने नेहा को बताया। ये सुनकर नेहा अपनी बच्ची को एक बार फिर गर्व से देख रही थी। एक बार फिर पीहू ने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी बड़ी को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो पीहू को संभाल रही थी कि पीहू उसको संभाल रही थी। एक माँ होने के नाते ये सोचकर उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि उसकी नन्ही सी बच्ची को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा था। आज इस मुसीबत को फिर से इतने करीब देखकर क्या करेंगे आदित्य और नेहा? क्या पीहू के खातिर वो अपने फैसले पर फिर एक बार सोचेंगे?